आ रही है ना, ठीक है, ओके परफेक्ट, थैंक यू। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आगे के चैप्टर्स पे। तो हमारे पास अब चैप्टर नंबर 11 एंड 12 किससे रेलेवेंट है? प्रोबेबिलिटी से रेलेवेंट है। और अगेन यहाँ पे सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं और इसकी वेटेज कितनी है? 15 से 20 मार्क्स। तो ये भी हमारे पास बन जाते हैं 7.5 से लेकर 10 मार्क्स। और आखिरी के हमारे पास सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग के 3 चैप्टर्स हैं और इसकी वेटेज हमारे पास है 20 से 25 मार्क्स। तो ये हमारे पास अराउंड बन जाता है 7 से लेकर कह लो 8 तक कह लो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, एटलीस्ट है ना ये मार्क्स पर चैप्टर नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये मैं नोट करवा रहा हूँ। अच्छा, अब ये बताने का मकसद क्या था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑन एवरेज किस एरिया में ज़्यादा मार्क्स हैं? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स सब कह लो, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी, और फिर इसके बाद फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी, आपके पास सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग आ जाता है। फिर हमारे पास डेटा एनालिसिस, इसके बाद एंड में क्या बचता है हमारे पास? बेसिक मैथ्स। तो इम्पोर्टेंस वाइज जैसे मैंने पुरानी क्लास के एंड में कम्युनिकेट किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, क्या ये चीज़ साबित हो रही है? ये आई कैप की ग्रेड है, ये टीचर की ग्रेड नहीं है, ये क्या है हमारे पास? आई कैप की ग्रेड है। वो खुद बता रहा है कि इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा टाइम भी किस पे लगाना है? फाइनेंशियल में। और ये टाइम लगता भी है उस पर। जो पुराने बैचेस के उनको आइडिया है कि सबसे ज़्यादा हमें टाइम किस पे लगता है? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पे ही लगता है। कौन सा? ये 7 से लेकर 8 मार्क्स लिखे हुए हैं। कहाँ पे? चैप्टर नंबर 30। हाँ, इंक्लूडेड चैप्टर 13, 14 एंड 15। अच्छा, इसमें से ना कुछ लोगों ने फाइनेंशियल मैथ्स तो आई गेस किसी ने भी कवर अप नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने किया भी होगा तो वो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की हद तक किया होगा, ठीक है। एनविटीज़ आ जाती हैं, इसके बाद हमारे पास परपेचुटी आ जाती है। तो फाइनेंशियल मैथ्स तो किसी ने भी नहीं किया होगा, ठीक है, चाहे वो मेडिकल का हो, प्री इंजीनियरिंग का हो, कॉमर्स का हो, नहीं किया होगा। फिर हम आ जाते हैं कुछ एरियाज़ पे, जैसे बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स कुछ लोगों ने शायद कवर अप कर ली, ठीक है, थोड़ी बहुत। डेटा एनालिसिस आते हैं। स्टैट्स का पोर्शन में ये है कि स्टैट्स आई गेस प्री इंजीनियरिंग और वो वाले तो नहीं पढ़ते ना, मेडिकल वाले, ऐसा ही है? पढ़ते नहीं पढ़ते ना? कॉमर्स वाले पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें से भी कुछ एरिया इन लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। बताने का मकसद ये है कि पढ़ा हो या ना पढ़ा हो अब मैटर नहीं करता, बिकॉज हम लोग ने फ्रेश स्टार्ट लेना है, सारी चीज़ें एक साथ सबके साथ करनी है, ठीक है। कॉपी कर लिया है जिसको करना था, आगे बढ़ जाए अब, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पहले चैप्टर पे हमारे पास, जो किसका पार्ट है? बेसिक मैथ्स का पार्ट है। बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करवाने की वजह यह है कि बेसिक एरियाज क्लियर होंगे तो फिर हम लोग फाइनेंशियल मैथ्स पे आ सकेंगे। सबसे ज़्यादा टाइम किस पे लगाना है? फाइनेंशियल मैथ्स पे, लेकिन उस पर लगाने से पहले कुछ बेसिक एरियाज हम लोगों को कवर अप करने हैं। हेडिंग डालो AP GP, इसका फुल फॉर्म भी मैं लिखवाता हूँ, पहले ये नोट कर लो। और ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू योर आई कैप बुक कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3। अच्छा, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग 2 चीज़ों में तोड़ देते हैं। ये हमारे पास है AP और ये हमारे पास है GP। अच्छा, अब हम लोग इसको भी मज़ीद तोड़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास 2 ब्रांचेस निकलेंगी।
एंड हमारे पास फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी यही दो ब्रांचेस निकलेंगी। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, मैं वैसे नोट करने का टाइम दूंगा, अभी जब मैं लिखवा रहा हूँ ना तब इसी पे फोकस किया करो, ठीक है। अब सम ऑफ द सीरीज़ जो सिर्फ यहाँ पर है, इसकी मज़ीद दो ब्रांचेस निकलेंगी हमारे पास, नॉर्मल सम एंड हमारे पास सम टू इन्फिनिटी। बेसिकली ये पूरा चैप्टर्स इन कॉन्सेप्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा। जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे हो जाएंगे हम APGP इन शॉर्ट कंप्लीट कर लेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम पढ़ेंगे टर्म ऑफ द सीरीज़। अभी क्या है ये हम लोग जब पढ़ेंगे तो आइडिया हो जाएगा। फिलहाल के लिए कंप्लीटनेस के लिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस में APGP में शामिल है। टर्म ऑफ द सीरीज़ ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड सम ऑफ द सीरीज़ ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेम गोज़ फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हम लोग टर्म ऑफ द सीरीज़ पढ़ेंगे फिर सम ऑफ द सीरीज़ पढ़ेंगे। सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए सम ऑफ द सीरीज़ हमारे पास मजीद दो चीज़ों में ब्रेक हुआ है। क्या क्या नाम रखा है दोनों चीज़ों का? नॉर्मल सम और सम टू इन्फिनिटी। ठीक है यहाँ तक? अब कॉपी कर लो इसको। टोटल कितने कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे पास? पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, सम ऑफ द सीरीज़ को चूंकि मैंने दो में ब्रेक कर दिया है तो अब इसको मैं काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, 4 एंड 5। ठीक है। कॉपी कर लिया भाई? अच्छा, APGP किसी ने पहले कहीं सुना हुआ है या किया हुआ है? सुना हुआ है किसी ने? अच्छा, जिसने सुना हुआ है क्या होता है इसमें? एनी आइडिया क्या सुना हुआ है? सिर्फ सुना हुआ है, कुछ पता नहीं है। अच्छा सही है, अभी सुन लिया ना तुमने APGP। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, होपफुली कॉपी कर लिया होगा, किसी का रह तो नहीं गया था? कर लिया है ना, चलो ठीक है। अच्छा खैर, अब हम आ जाते हैं अपने बेसिक्स पे। कुछ हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे। अच्छा, एक मैंने सीरीज बनाई है यहाँ पे, ठीक है, 2,4,6, लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे आना है कुछ, लिखा हुआ नहीं है मैंने, ठीक है। अच्छा, मैं जवाब अभी नहीं मांग रहा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना। मुझे पता है बहुत चीज़ें दिखी हुई ऐसी, अभी फॉर द पर्पज समझाने के लिए थोड़ा सा खामोशी रखना, फिर मैं पूछूंगा तो बता देना। बीच में नहीं लिखा क्या आ रहा है, फिर उसके बाद 10 लिखा हुआ है। अब जब हम लोग ऐसी चीज़ की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं सीरीज़। यहाँ पे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है पैटर्न रिकग्नाइज करना, ठीक है। क्या रिकग्नाइज करना? पैटर्न रिकग्नाइज करना। मुझे एक बात बताओ, कोई पैटर्न समझ आ रहा है इस सीरीज में? अच्छा, वो पैटर्न तुमने कैसे समझा? पहले 3 को देखकर अग्रीड या पहले 2 को देखकर?
पहले 3 को देखकर। क्यों पहले 2 को नहीं? क्योंकि हो सकता है पहले 2 में तो आपके पास एक पैटर्न आ रहा हो, लेकिन तीसरे में पैटर्न बदल जाए, तो तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, क्या वो पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है? क्या पैटर्न है? हाँ, कॉमन डिफरेंस 2 है। कॉमन डिफरेंस तो एक फैंसी वर्ड हो गया। आसान अल्फाजों में क्या है? आगे का नंबर पीछे वाले नंबर से 2 ज्यादा है। ठीक है, ऐसा ही है। आगे का नंबर पुराने वाले नंबर से 2 ज्यादा है। तो क्या मैं 6 के बाद बता सकता हूँ आगे वाला नंबर क्या आएगा? 6 से 2 क्या ज्यादा होता है? 8 होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, ये बात कंसिस्टेंट भी है, बिकॉज आप 8 के बाद देखो तो क्या बन रहा है आपके पास? तो क्या हम लोगों ने ये सीरीज सही आपके पास फिल की है? यहाँ तक बात एग्री करते हो? ठीक है, आज एक और क्वेश्चन देखते हैं। तुम लोगों ने बताना है। पहले मुझे बताओ पैटर्न क्या क्या रिकग्नाइज हो रहा है? ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर तो आपके पास 5 भी है, ये तो नहीं आ रहा है इसमें। तो ऑड नंबर तो आई गेस नहीं है ये पैटर्न। प्राइम नंबर 15 प्राइम नंबर है। 15 तो प्राइम है आपके पास। 15 है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है ना। 3 और 7 तो है, तो इसका मतलब प्राइम नंबर वाली बात भी चली गई। थोड़ा और सोचो। +4, सही बात है। तो ये पुरानी वाली एग्जांपल में हमने जैसे क्या बोला था, आगे वाला नंबर पुराने वाले नंबर से 4 ज़्यादा है। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो कितने के आ रहे हैं? +4 के आ रहे हैं। ये बात साबित कैसे हुई? पुराने वाले में तो हमारे पास पहले 3 टर्म्स मौजूद थे ये बात साबित करने के लिए। यहाँ पे कैसे साबित? परफेक्ट हो गया। आप पहले तो देख लो 4 का डिफरेंस आ रहा है, आप आगे के 2 देख लो तो भी ये बात कंसिस्टेंट है। आगे के 2 में भी 4 का डिफरेंस आ रहा है। अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 3 का डिफरेंस आता तो क्या मैं ये पैटर्न कह सकता था कि +4 का पैटर्न है? नहीं, फिर मुझे और सोचना पड़ता, फिर मुझे होता कुछ और मामला है यहाँ पे। एज ऑफ नाउ चीज़ें सिंपल है, बिकॉज वही पैटर्न यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये बीच वाला क्या होगा आपके पास? क्या होगा? 11। कैसे? +4 करके। क्लियर है यहाँ तक बात? अभी तक आगे वाला नंबर पुराने वाले नंबर से ज़्यादा है। व्हाट इफ कम हो सकता है। आज उस पर एग्जाम्पल देख लेना। सर ये क्या हो रहा है? पीछे क्यों जा रहे हैं? पीछे भी जा सकते हैं। क्या पैटर्न है? आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से 3 ज्यादा है, कम है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो पैटर्न बन गया वो क्या बन गया? -3। क्या ये बात हमने पहले 2 को भी देख के की और आखिरी 2 को भी देख के की? कंफर्म हो गई ना ये बात। अगर पहले 2 होता तो हमें एक फिक्र रहती, क्या ये पैटर्न आगे कंटिन्यू हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ये बात कैसे साबित हुई? आगे जाके भी वही चीज़ हो रही है। हमारे पास -1 और -4 में भी -3 का डिफरेंस है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये क्या होगा हमारे पास इन शॉर्ट? बीच वाला नंबर हम अगर मज़ीद -3 कर दें तो 5 - 3 क्या होता है? 2 होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? इसको यहाँ तक नोट कर लो, बेसिक इलस्ट्रेशन को। परफेक्ट है बुशरा, गुड अहमद। मतलब ये हमारे पास एक ह्यूमन नेचर है, ये कोई पढ़ने की चीज़ तो नहीं थी कि हमें पैटर्न रिकग्नाइज करना पड़े। ये तो पहले के ज़माने में ना फेसबुक पे भी ऐसी पोस्ट आती थी, क्या पैटर्न रिकग्नाइज करिए। किसी को याद है? पहले के टाइम में ये चीज़ आती थी, तो हम इस चीज़ के आदी हो गए। इस चैप्टर में हम लोगों को इसको फॉर्मली पढ़ना है। आसान अल्फाजों में हम इसको फॉर्मली पढ़ रहे होंगे थ्रू फार्मूलाज। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैसे ये
अगर हम पहले वाली सीरीज़ की बात करें 2, 4, 6, 8, 10, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो 2 है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है? क्या है हमारे पास? ये फर्स्ट टर्म है। 4 क्या होगा? सेकंड टर्म, और सिमिलरली गोज ऑन। फिर 6 हमारे पास बन जाएगा थर्ड टर्म, 8 क्या बन जाएगा? फोर्थ टर्म, और 10 क्या बन जाएगा आपके पास? फिफ्थ टर्म। ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली सेकंड सीरीज में मेरे पास तुम लोग से पूछ रहा हूँ फोर्थ टर्म कौन सा है? 15 है। तीसरी वाली सीरीज में जो सबसे नीचे है उसमें हमारे पास लास्ट टर्म अपेरेंटली क्या है? -4 है। दूसरा टर्म कौन सा है? 5। परफेक्ट। तो यहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग टर्म रिकग्नाइज कर सकते हैं बाय अ पैटर्न। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 3 टर्म्स बता दिए गए, बोलो आगे के टर्म्स बताओ। क्या तरीका है? वही पैटर्न पहले ऑब्जर्व करो, क्या पैटर्न बन रहा है ज़रा सोच समझ के बताना। +5, आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से 5 ज़्यादा है। तो नाउ मुझे बताओ कि अच्छा ये क्या बात कंसिस्टेंट है? पहले 2 टर्म को देख के हमने की या पहले 3 टर्म को? ठीक है, कंसिस्टेंट बात है, बिकॉज हमने पहले 3 टर्म्स को देखा तो एक बात कंफर्म हो गई कि वाकई यही पैटर्न चलेगा आगे भी। +5 तो क्या हमारे पास यही पैटर्न आगे भी फॉलो होता हुआ दिख रहा है? +5 और +5, तो ये हमारे पास बन जाता है 22, और फिर आगे। ये बात तो आसान हो गई। फिर अगर आपके पास पहले 3 टर्म गिवन है तो मैं 4 और 5th टर्म तो निकाल सकता हूँ। व्हाट इफ मैं तुमसे ये वाला टर्म मांगू, तो वो भी तुम लोग बता दोगे ना, +5 ही करना है ना मजीद। टर्म मांग लूँ तो फिर फिक्र में पड़ जाओगे। करना तो वही होगा, मजदूरी वाला काम, +5 टाइम लगेगा ना, लेकिन इसमें यही बात है। 18 टर्म क्या होगा? कोई बता सकते हैं फौरन? कोई तरीका है? कोई बता सकता है? हाँ, फॉर्मूले के बगैर कह रहा हूँ, फॉर्मूले तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ना, उसमें फॉर्मूले बगैर कोई है तरीका? देखो अब हमारे पास यहाँ जो एक बात कंक्लूड होती है कि हम लोग पीछे के टर्म्स तो बता सकते हैं आसानी से, लेकिन हम जितना आगे बढ़ना चाहेंगे हमारे लिए वो चीज़ मैनुअली करना, मजदूरी की तरीके से करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक तरीका जो बनता है वो है थ्रू अ फॉर्मूला, कि हम लोग किसी भी टर्म पे अराइव हो सके बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। क्या ये बात क्लियर है? इसके पीछे क्या रीजनिंग है, हमें क्यों फॉर्मूला चाहिए? बिकॉज सर हम ये कर तो सकते हैं लेकिन इसमें हमें टाइम लगेगा। एग्रीड? क्या हम लोग इसी केस में 6 टर्म बता सकते हैं? यस। ये वाला टर्म तुम लोग बता सकते हो ना, क्या होगा? 32 होगा। क्या ये वाला बता सकते हो? हाँ कर लेते हैं, मजीद 5 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 37। ये भी बता दोगे, फिर ये भी बता दोगे, लेकिन क्या तुम लोग इस बात में टाइम लग रहा है? यस। क्या हम लोग एक फॉर्मूला नहीं प्रिपेयर कर लें जिससे हम लोग किसी भी टर्म पे ऑटोमेटिकली अराइव हो सके, किसी भी टर्म पे ऑटोमेटिकली अराइव हो सके? ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे पहले फॉर्मूले की तरफ जो है। अच्छा एक और चीज़ बिफोर के मैं फॉर्मूले पे आऊँ, एक बात बताओ, क्या यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था बेसिकली पैटर्न में? आगे का टर्म पुराने वाले टर्म से 2 ज़्यादा था या 5 ज़्यादा था इस केस में, या 2 कम था या 3 कम था? क्या यहाँ पे प्लस माइनस की बात हो रही है? क्या आगे वाला टर्म पुराने वाले टर्म से या तो +5 है, +3 है, +2 है, या -1 है, -2 है? तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ के बीच में हमारे पास ऐसी सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस आ रहा है? क्या हम कह सकते हैं हमारे पास इस किस्म की सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस आ रहा है? एग्रीड? क्या मतलब है कॉमन डिफरेंस का? जो 7 और 12 के बीच में डिफरेंस है वो ही 12 और 17 के बीच में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? +5 का, 5 का डिफरेंस। क्लियर है ये बात? तो ऐसी सीरीज जहां पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस आता है उसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो अभी हम लोग बेसिक बातें कर रहे थे उसी में हमने एक बात कंक्लूड कर ली कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है यहाँ तक बात? तो जो अभी तक हमने सारी सीरीज ऊपर एज एन एग्जाम्पल देखी, ये हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कवर अप कर रहे थे। ठीक है, बस फर्क ये था कि हम इसको विदाउट अ फॉर्मूला कर रहे थे, अब एक फॉर्मूले के तहत कर लेंगे।
अब हम नोट कर लेते हैं कि क्या हमारे पास फॉर्मूला है टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अच्छा, इसको प्रॉपरली नोट कर लेना अपने पास। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर अ टर्म, ठीक है। सर ये फॉर्मूला कैसे बना? ये जब हम लोग करेंगे ना तब आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होगा कि फार्मूला हमारे पास कैसे बना। देखो मेरी क्लास में ना मैं ये भी चीज़ तुम लोगों को बताऊंगा कि एक फार्मूला है और ये कैसे डिराइव हुआ है। अच्छा, कुछ ऐसे फार्मूलाज होंगे जिसकी डेरिवेशन मुश्किल होगी तो मैं क्लास में नहीं बताऊंगा, लेकिन जिसको इंडिविजुअली शौक के लिए पूछना हो पूछना, ठीक है। मेरे यहाँ पे कोई मना नहीं है कि भाई मुझे फार्मूले की रीजनिंग बताओ, क्योंकि मेरा पढ़ने का यही तरीक़ेकार था। मेरा पढ़ने का यही तरीक़ेकार था कि भाई जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसके बैक पे रीजनिंग पता हो, ठीक है। तो किसी को रीज़न मालूम करना भी हो, जिन फार्मूलाज का मैं रीज़न ना भी बताऊँ वो मुझसे अलग से पूछ सकता है, लेकिन इस फार्मूले का तो मैं आगे जाके खुद बताऊँगा। क्लियर है यहाँ तक बात? क्योंकि देखो फार्मूलाज भी है ना किसी वजह से बनते हैं, फार्मूलाज ऊपर से नहीं उतरते कि भाई है तो है, कोई रीज़न होता है उसके पीछे। खासकर मैथ्स में ईच एंड एवरीथिंग किसी लॉजिक की वजह से होती है। अकाउंटिंग में भी ऐसा ही है, इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही है, साइंस में भी ऐसा ही होता है ना, ठीक है। कॉपी कर लिया फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग ये जो एक एक चीज़ लिखी हुई है इस फॉर्मूले में उसको समझते हैं। मेरे पास एक लेटर आ रहा है ए, ये ए क्या है ये मैं पता होना चाहिए। एक लेटर हमारे पास आ रहा है डी, ये मैं खुद बताऊंगा, जिसको पता है अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं खुद बताऊंगा। एक हमारे पास लेटर आ रहा है ए, एक हमारे पास लेटर आ रहा है डी, और एक हमारे पास लेटर क्या आ रहा है? अच्छा, टी को इग्नोर कर दो, टी बेसिकली टर्म कह रहे हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन डिफरेंट लेटर्स हैं, जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। ए जो हमारे पास है वो है फर्स्ट टर्म, ए हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म। डी हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। सर ये तो टर्म सुने सुने लग रहे हैं ना, अभी हमने ऊपर पढ़े थे। और एन हमारे पास है नंबर ऑफ इसको नोट कर लो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ऊपर वाली एग्जाम्पल पे, जो हम कह रहे थे कि सर ये तो हमसे डायरेक्टली इतना लंबा सवाल नहीं होगा, तो हम एक फॉर्मूले के तहत इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ इस सीरीज में तुम लोग के पास फर्स्ट टर्म क्या है? 7 है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ए लेबल कर सकता हूँ? हमारे पास डी की वैल्यू क्या होगी? +5 -5 +5। याद रखना कि अगर हमारे पास आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से ज़्यादा है तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा हमेशा, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा रुक तो जाओ, आगे जाके फिर बता देना आंसर। अभी फ़िलहाल देख लो, डी हमारे पास क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ए हमारे पास क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। मुझे एक बात बताना, अब हमें ये सॉल्व करने के लिए क्या मजीद एक चीज़ चाहिए? एन की वैल्यू चाहिए। अब ये एन क्या है? ये बेसिकली सवाल में गिवन होगा कि हमें कौन सा टर्म रिक्वायर्ड है, हमें कौन सा टर्म रिक्वायर्ड है। अभी के लिए, आसानी के लिए अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे है ना 5th टर्म रिक्वायर्ड है, मुझे एन की वैल्यू क्या चाहिए? 5 है, मुझे T5 चाहिए बेसिकली। अब मैं फॉर्मूले को दोबारा कॉपी करता हूँ। मेरे पास है Tn = A + Dn-1। इस फॉर्मूले में मेरे पास क्या क्या चीज़ मौजूद है? मेरे पास A की वैल्यू मौजूद है, वो क्या है? प्लस,
आराम से जा रहा हूँ ना, क्लियर है ये बात। मुझे एक बात बताओ, ए की वैल्यू क्या थी 7 थी, पता चल रही थी, ऊपर हमने लिखी थी। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास +5। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू कहाँ से आती है, सीरीज से आती है या सवाल में पूछी जाती है, सवाल में पूछी जाती है। और बाकी ए और डी सीरीज से आती है हमारे पास। अब इस तरह समझो, ए और डी फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सीरीज। क्या है वो, एक सीरीज की प्रॉपर्टी है। एक सीरीज अगर तुम्हें पता हो तो क्या तुम लोग उसमें से ए और डी निकाल सकते हो, क्लियर है। एन तुम्हें क्या पूछा जाएगा, सवाल में बोला जाएगा ये सीरीज है, इसमें से मुझे 6 टर्म बताओ, उसमें से मुझे 5 टर्म बताओ, तो जो टर्म मांगा जाए वो हमारे पास क्या होगा, एन की वैल्यू होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो क्या मैं T5 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 7 + 5 × 4 क्या आ रहा है हमारे पास। क्या यही हमने मैनुअली भी कैलकुलेट करके आई थी हमारे पास बात, कौन सा ये 5th टर्म, क्लियर है यहाँ तक। तो क्या हमने इसके लिए सीखा था ये फॉर्मूला, कि छोटी टर्म्स हम लोग डिसाइड करें। हमने तो बड़े गेम के लिए सीखा था ना, कि भाई 18 टर्म हो 19 टर्म हो, तो आ जाओ वो सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इफ हमें चाहिए हो 100 टर्म भी कर लेते हैं, ठीक है। पहले 18 17 से स्टार्ट करते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, तरीके में कोई फ़र्क नहीं है। n = 18 निकाल लें, तो मैं क्या करूँगा अब, T18 = ए और डी डिफरेंट हो जाएगा ना, n बदला है तो। भाई अगर मैं उसी सीरीज़ का एक डिफरेंट n की वैल्यू मांग रहा हूँ तो ए और डी तो हमारे पास सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस, परफेक्ट हो गया। क्या आ रहा है आपके पास, 7 + 5 × क्या आ रहा है, यही है। क्या इस फॉर्मूले के तहत जो काम हम लोग को ज़्यादा टाइम लगता, हमने फॉर्मूले के तहत आसानी से कर लिया। अब मकसद समझ आ रहा है इस फॉर्मूले का, क्या रीज़न है, हम किसी भी टर्म पे विदाउट मैनुअल कैलकुलेशन पहुंच सके। पता क्या होना चाहिए उस टर्म के लिए, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, और जो एन की वैल्यू सवाल में मांगी जाए, क्लियर है यहाँ तक। अब एक सवाल दूं, तुम लोग खुद सॉल्व कर लोगे। क्या मांगा है यहाँ पे, 12 टर्म और एक सीरीज दे दी गई है। उस सीरीज से क्या मालूम होगा हमें, ये सीरीज देने का मकसद क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, और बाकी एन की वैल्यू सवाल में दे दी गई। शुरू हो जाओ, फॉर्मूला नोट कर लिया था ना सबने, गुड। सर मेरा आंसर 204 आ रहा है, 85 + 7 चेक कर लेना मुस्फिरा, यही होगा। ऑल दिस इज कैलकुलेटर। क्या ये हम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, आंसर इज यस, बिकॉज कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है। और हम लोग है ना, हमारी कोशिश यही होगी हम लोग कैलकुलेटर में भी चलाने में भी अच्छे हो जाए। देखो रीज़न ये है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस है जो डायरेक्टली सॉल्व हो सकती हैं कैलकुलेटर पे। इसको हम लोग मैनुअली तो सीखेंगे, लेकिन साथ में कैलकुलेटर पे भी करना सीखेंगे। क्या रीज़न है, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या पेपर में वर्किंग रिक्वायर्ड है या आंसर रिक्वायर्ड है? तो आंसर प्रूडेंट बंदा क्या करेगा, उसको क्या कोशिश करेगा जल्दी हो सके। तो हम लोग इसके लिए कैलकुलेटर पे कैसे वो चीज़ें सॉल्व करते हैं वो भी सीख लेंगे, ठीक है। मैनुअली में भी पक्के हो जाएंगे, कैलकुलेटर पे भी पक्के हो जाएंगे, लेकिन तुम लोग एग्जाम में क्या करोगे, कैलकुलेटर पे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इस सवाल से अभी हमारे पास क्या डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ कि हमारे पास ए की वैल्यू 5 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, अच्छा एक वैसे सवाल है, ये तो पहले 3 टर्म्स गिवन है, तो आपने कॉमन डिफरेंस को एक किस्म का कंफर्म कर लिया, पहले 2 टर्म्स का डिफरेंस लिया और दूसरे और तीसरे का लिया, दोनों में +4 आ रहा है। व्हाट इफ पहले 2 टर्म्स गिवन होते हैं,
तो क्या हम लोग नाराज़ हो जाते कि तीसरा टर्म गिवन नहीं है कंफर्म करने के लिए, या उधर तक ही काम चला लेते? काम चला लेते, ठीक है। तीसरा टर्म कंफर्म करने के लिए गिवन तो है, लेकिन अगर गिवन ना भी हो, सिर्फ 2 टर्म्स गिवन हो, तो भी हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? एन की वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है? अब क्या हम निकाल सकते हैं? यस, टी एन इजिकल्स टू ए प्लस डी एन माइनस वन। हमारे पास T12 चाहिए हमें, 5 प्लस 4 12 माइनस 1, क्या आ रहा है आंसर आपके पास? 40। क्लियर है यहाँ तक? कॉपी कर लो इसको जल्दी, जिन्होंने नहीं किया था। भाई सही है ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा है किसी को? किसी को भी कोई इशू हो, बगैर झिझक के जो भी कहते हैं इसको, पूछ लेना, ठीक है। टेंशन नहीं लेना कि यहाँ पे मैं डांटने के लिए आया हूँ, कोई नहीं भाई। तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ, तुम लोगों की एज से मैं 2 से 3 साल बड़ा हूँ, तो टेंशन नहीं लेना अगर कोई चीज़ समझ ना भी आए। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। अच्छा, इसका मतलब ये है ना कि सब पक्के हो चुके हो, किसी को कोई मसला नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं रैंडमली किसी एक बंदे से पूछूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करना सबने सॉल्व है, आंसर में एक बंदे से पूछूंगा, ठीक है, या बंदी से पूछूंगा। क्लियर है? सब शुरू हो जाओ। किसी एक बंदे को भी मैं पिक पॉइंट करके, या आप में से किसी एक को भी पिक पॉइंट करके मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। 2 को भी पूछ सकता हूँ। गुड अहमद। अच्छा, जिनका आ जाए वो अभी बताना नहीं आंसर, ठीक है, खुद सॉल्व कर लो पहले। गुड बुशरा, SM अहमद, गुड। सबका हो गया? बताना नहीं अभी आप। नाम क्या आपका? वाइट शर्ट में नहीं, आप ही की बात कर रहा हूँ जो पीछे देख रहे हो ना। आपका नाम क्या है? हाँ, क्या आ रहा है आंसर? 83, ठीक है। बाकियों का भी यही आ रहा है? क्लियर है सबको? तो मसला तो नहीं आ रहा किसी को? ठीक है। क्या हमारे पास इस सीरीज में पहले 3 टर्म्स गिवन थे या सिर्फ 2 टर्म्स ही गिवन थे? तो हमने काम चला लिया। हमारे पास ए की वैल्यू क्या गिवन है? 7। उसका कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है? यस, प्लस 4, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ए की वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है, डी की वैल्यू 4 आ रही है, और एन क्या रिक्वायर्ड है सवाल में? किसी भी टर्म पे अराइव हो सकते हैं, किसी भी टर्म पे अराइव हो सकते हैं, चाहे वो 20 हो, 100 हो, 110 हो, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। T20 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 20 माइनस 1, क्या आ रहा है आंसर? 83 आ रहा है, यही है। बड़े आगे। अब थोड़े से डिफरेंट तरीके के सवाल करते हैं, काफ़ी सिंपल थे ना। एक सीरीज़ गिवन थी, उसमें से हम लोग ए निकालते थे, डी निकालते थे, एन तो मौजूद था, तो कुछ करना तो था नहीं सवाल में। आज थोड़े मुश्किल देखते हैं क्वेश्चन।
इस सवाल में गायब क्या किया मैंने भाई? पहले मैं क्या करता था, पहले 2 टर्म्स दे देता था, अब क्या किया मैंने, आगे के टर्म्स दे दिए। हाँ, पहले के 3 टर्म्स मैंने गायब कर दिया आसान अल्फाजों में, ठीक है। और अब मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ 97th टर्म, बल्कि 97, हाँ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, बहुत बड़ा आंसर नहीं आएगा। अच्छा, ये सीरीज देखकर क्या मैं ए और डी दोनों निकाल सकता हूँ? सिर्फ सीरीज देखकर? ठीक है, ये क्या आ रहा है बता दो, जल्दी बताओ, टाइम तो नहीं है। नहीं निकाल सकते ना, ए फौरन नहीं निकाल सकते। हम क्या निकाल सकते हैं फौरन? डी निकाल सकते, डी निकाल सकते, ठीक है। तो डी मेरे पास क्या आ रहा होगा? अच्छा, अगर ये 18 मेरा 6 टर्म होता तो क्या मैं डी भी डायरेक्टली निकाल सकता था कि नहीं निकाल सकता था? नहीं। फिर उस केस में मुझे एक डिफरेंट अप्रोच करनी पड़ती। ये क्या सिचुएशन है कि मेरे पास पहला टर्म तो गिवन नहीं है, लेकिन एक सेकेंड ना, पहला टर्म तो गिवन नहीं है, लेकिन जो मुझे आगे के टर्म्स गिवन है वो क्या है? कंसिस्टेंट है, वो हमारे पास कंसेक्यूटिव है, आसान कंसेक्यूटिव है। मेरे पास 4th टर्म गिवन है और 5th टर्म गिवन है। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो ए तो मैं नहीं निकाल सकता फौरन, ए तो नहीं आ सकता ना, लेकिन कॉमन डिफरेंस आ सकता है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। आसान अल्फाजों में आगे के टर्म और पीछे वाले टर्म का डिफरेंस। तो क्या वो निकल सकते हैं इस केस में? यस। अब हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास क्या चीज़ मौजूद नहीं है? ए मौजूद नहीं है, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग को थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? देखो, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि 4th टर्म 12 के इक्वल है? क्या ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि 4th टर्म 12 के इक्वल है? आज जो अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसको देखते हैं, वो क्या कहता है। Tn इज टू ए प्लस डी एन माइनस 1। मुझे एक बात बताओ, क्या इस फॉर्मूले में क्या मेरे पास ए मौजूद है? नहीं। डी मौजूद है? यस। क्या मेरे पास, अगर हम लोग इसको यूज़ करना चाहें तो एन मौजूद है मेरे पास? क्या है वो? देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ अभी तुम लोगों से, ए निकाल सकते हैं, इसका एक तरीका अभी हम ढूंढ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी क्या लिखा है यहाँ पे? 4th टर्म इज टू 12। तो हमारे पास टर्म कौन सा है? 4 है। हमारे पास क्या डिफरेंस ऑलरेडी मौजूद है? डी की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है। क्या ए की वैल्यू मौजूद है हमारे पास? नहीं। T4 इक्वल्स टू, अब गौर से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, T4 इक्वल्स टू ए प्लस डी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 6, 4 माइनस 1। क्या लिखा है मैंने? T4 इक्वल्स टू ए प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1। एक और इंफॉर्मेशन गिवन है सवाल में, T4 की वैल्यू गिवन है, वो क्या है हमारे पास? 12 है। तो हम क्या इसको सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे? a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1। ये एक तरीका है जिससे हम लोग आराम से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या काम किया हमने? पहले हम लोगों ने कोई भी एक इंफॉर्मेशन जो सवाल में गिवन थी वो हमने ले ली। हमने क्या कहा कि भाई 4th टर्म इज इक्वल्स टू 12, एग्रीड। हमने क्या कहा? 4th टर्म इज इक्वल्स टू 12। अब इसी को फॉर्मूले में यूज़ किया। मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास इस फॉर्मूले में सिवाय a के सारी चीज़ें मौजूद हैं? T4 इज इक्वल्स टू 12 के लिए हमारे पास a के अलावा सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास n की वैल्यू भी पता है 4, और T4 की वैल्यू भी पता है, वो क्या है हमारे पास? 12 है ना, दिख रही है ना सबको? तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अब a की वैल्यू निकाली जा सकती है? यस। 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? 18। तो मुझे जवाब दो, क्या निकाल सकते हैं हम लोग 5th टर्म से? पक्का? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5th टर्म से भी हम लोग यही काम कर सकते हैं। हमारे पास a की वैल्यू दोनों केसेस में क्या आएगी? 12 माइनस 18 इक्वल्स टू माइनस, कोई 5th टर्म से भी करेगा तो भी इसके पास एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी a की। क्लियर है बात? मकसद अचीव हो गया? सवाल पूरा हो गया? नहीं। सवाल में क्या पूछा था? ये तो काम हमने क्या किया था? ए निकालने के लिए किया था ना। अब हमारा असल काम शुरू होता है। T97 इज इक्वल्स टू -6 प्लस डी की वैल्यू क्या थी?
97 माइनस, कैलकुलेटर यूज़ कर लो और बताओ क्या आ रहा है। 5, यही है सबका? हाँ भाई यही आ रहा है। सर T4 क्यों लिखेंगे, T5 भी तो लिख सकते हैं। मुस्फिरा मैंने ये डिस्कस किया कि हाँ आप T5 से भी कर लो। T5 की वैल्यू क्या होगी फिर? 18 होगी, ठीक है। फिर सारा काम आप वही करोगे और उसके बाद हमारे पास A की वैल्यू ये आएगी या डिफरेंट आएगी? यही आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग 12 को फर्स्ट टर्म ले लें और 97 को 94 कर दें, 94 टर्म। समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो फोर्थ टर्म है उसको हाँ। हम फर्स्ट टर्म लेंगे, 97 को 94 कर दें। ये तो नहीं हो सकता ना सर। बहुत अच्छा तरीका बताया सर। किसी को समझ आया वैसे? ये देखो भाई मैं इनकरेज करता हूँ, ये अच्छा इनपुट था। अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्लास में। एक अच्छा तरीका हमारे पास ये भी हो सकता था कि आप फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म गिवन है ना, और हमें रिक्वायर्ड क्या है आपके पास? 97 टर्म। अगर मैं इस फोर्थ टर्म को पीछे ले जाऊं और इसको फर्स्ट टर्म ट्रीट कर लूं, अगर ये फोर्थ टर्म को मैं पीछे ले जाऊं और इसको कौन सा टर्म ट्रीट कर लूं, तो ये फिफ्थ टर्म क्या बन जाएगा बेसिकली? सेकंड टर्म। और जो सवाल में रिक्वायर्ड था 97 टर्म, वो बेसिकली क्या बन जाएगा? परफेक्ट हो गया। ये काम करने से क्या मेरे पास ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी? फिर नहीं, फिर सवाल में आ जाएगी ना। आओ ये देखते हैं कैसे होता है ये। इस केस में मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा? अच्छा ये मैं साइड में करवा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या बन जाएगा? सेकंड टर्म क्या बन जाएगा? यहाँ तक बात क्लियर है? और मुझे फिर रिक्वायर्ड क्या होगा सवाल में? 97 टर्म या 94 टर्म रिक्वायर्ड होगा। तो क्या अब इस सिचुएशन में मुझे ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या खुद निकल जाएगी? खुद निकल जाएगी। तो क्या ये एक तरीका था, एक शॉर्टकट था कि हम लोग आराम से विदाउट ए की वैल्यू निकाले हम लोग आंसर पे अराइव हो सके? यस। लेकिन ये किस सिचुएशन में अप्लाई होता है भाई? जब मुझे स्पेसिफिकली 97 टर्म मांगा जाए। व्हाट इफ मुझे बोला जाए कि यार ये जो आपके पास सीरीज बन रही है उसको मुझे टर्म्स में बयान करो, मुझे उसकी ये चीज़ निकाल के दो। तो उस केस में जहाँ पे फॉर अ पर्टिकुलर टर्म मुझे ए और डी मांगा जाए तो फिर मैं ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकता। ये जुगाड़ कब अप्लाई हो सकते हैं? जब हमारे पास एक पर्टिकुलर टर्म मांगा जाए। व्हाट इफ मुझे बोला जाए ये जो 12 और 18 है ना, ये फोर्थ और फिफ्थ टर्म है, मुझे ए और डी निकाल के दो। तो क्या फिर मैं ये काम कर सकता था? नहीं, क्योंकि ए और डी सवाल में रिक्वायर्ड नहीं था। सवाल में मेरे पास 97 टर्म रिक्वायर्ड था, इस वजह से ये काम मैंने किया। क्या ये बात क्लियर है? सर ये कैसे वो एक और दफ़ा रिपीट कर दें? देखो ये एक शॉर्टकट इस तरीके से हमने बनाया। हमने कहा कि जो टर्म हमें रिक्वायर्ड है ना उसको हम लोग पीछे ले जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जो फोर्थ टर्म मेरे पास अब एक फर्स्ट टर्म बन रहा है, तो फिफ्थ टर्म क्या बन जाएगा? बेसिकली सेकंड टर्म बन जाएगा। अगर हम पीछे ड्रैग करते जा रहे हैं तो हमारे पास जो फोर्थ टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन रहा है, तो फिफ्थ टर्म क्या बन रहा है हमारे पास? सेकंड टर्म। तो क्या जो सवाल में 97 टर्म रिक्वायर्ड है क्या वो भी 3 पीछे हो जाएगा? यस। तो वो क्या बन जाएगा? 94 टर्म बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझना ज़रूरी है? नो। तुम्हें क्या ज़रूरी है? ये चीज़ समझना। ये बात क्लियर है ना पूरे लेफ्ट वाली बात? बस का हाँ, हमने यही किया ना, 97 को 94 बना दिया। ठीक है, क्लियर है भाई? अच्छा इनपुट था, गुड वन। सर मिनिमाइज सो आई कैन कॉपी। ओके, ये मिनिमाइज नहीं होगा, मैं काम करता हूँ यहाँ से शुरू कर देता हूँ, तुम लोग कॉपी कर लो। ठीक है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अच्छा कॉपी कर लो जिसको करना है, सबको ही करना होगा तो कर लो। अच्छा कॉपी कर लो, फिर मैं एक और दफ़ा इसी चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि थोड़ी चीज़ मुश्किल लगेगी। ठीक है, फिर मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिर्फ ये राइट वाले हिस्से को। लेफ्ट वाला हिस्सा तो समझ आ गया है ना सबको? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर हमें -6 -6 करना पड़ता है, लेकिन वो तब एप्लीकेबल होता है ना जब ये फोर्थ और फिफ्थ टर्म। ये सारी चीज़ें मैं एक ऐसे सवाल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ जहाँ पे ज़रूरी नहीं है फोर्थ और फिफ्थ टर्म हो। 17th और 18th टर्म हुआ
फिर आप -6 करते रहोगे पूरी ज़िंदगी। अच्छा मैं यहाँ से ये चीज़ मिटा देता हूँ, कंफ्यूज ना करे ताकि। स्क्रॉल डाउन कर दूँ? आवाज़ चाहिए, ऐसा नहीं होगा खामोशी से मुझे नहीं पता चलेगा। कर दूँ स्क्रॉल डाउन? आगे बढ़े, स्क्रॉल डाउन कर दूँ? सवाल ये आपने जो ए निकाला, ए में 12 माइनस 18 करा, तो आई गेस 18 जो है अपनी जगह पे ही ना, उसकी पोजीशन तो प्लस में, आपने माइनस कर दिया। ठीक है, मैं इसको बता दूँगा, एक सेकंड, एक चीज़ रुकना था। नहीं मैं समझा देता हूँ, पहले एक कॉपी कर लो फिर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। दो तरीके इसके, दोनों सिचुएशन में -6 ही आएगा, मैं दूसरे तरीके से कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं साइड पे लिख रहा हूँ, फिर इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है। समझने के लिए कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, 12 इज टू a + 18। व्हाट इफ मैं a को वहीं रहने दूँ, a को राइट पे ही रहने देता हूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा 12 - 18। एग्रीड? एक चीज़ जो a के साथ प्लस हो रही है वहाँ पे यहाँ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इज टू a, ये क्या बन जाएगा -6 इज टू a। अब इसको मैं ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, ठीक है। आगे बढ़े, थर्ड और फोर्थ टर्म यहाँ पे गिवन है और मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे सिर्फ a और d की वैल्यू मालूम करके दो। मुझे सिर्फ a और d की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या शॉर्टकट अप्लाई हो सकता है? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं। रीज़न क्या है, मुझे इसी सीरीज का a और d मांगा गया है, मुझे कोई टर्म नहीं मांगा गया। सर ऐसा भी हो सकता है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स ना गिवन हो, बिल्कुल हो सकता है, हम आगे ऐसी एग्जांपल्स करेंगे। हो गया सवाल? सिर्फ a और d मांगा है मैंने।
डी क्या है हमारे पास? करवाऊँ इसको? हो गया सबका? अच्छा कुछ लोग कर रहे हैं, कर लो। ए क्या आ रहा है? अच्छा चलो देख लेना। पुराना वाला टर्म आगे वाला टर्म पुराने वाले टर्म से ज़्यादा है या छोटा है? कम है। तो हमारे पास फिर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। +5 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, ऐसा ही है? पूछ रहा हूँ भाई, तुम लोग से पूछ रहा हूँ यार। आपने किस तरीके से किया है? -8 -13 करेंगे। हाँ 8 13 नहीं आ रहा है, ए कुछ और आ रहा है। ए क्या आ रहा है भाई? 55 आ रहा है। अच्छा अब इसको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं। डी की वैल्यू मालूम हो सकती है? यस। क्या तरीका है? हम लोग इसका डिफरेंस ले लेते हैं 13 और -8 का। डिफरेंस कैसे लेते हैं? आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। तो क्या हमारे पास बन रहा है कॉमन डिफरेंस? -21। ये क्या आ गया हमारे पास? कॉमन डिफरेंस। आगे का क्या स्टेप होता था? कोई भी एक एरिया पिक कर लो, या तो ये या तो ये। हम पिक कर लेते हैं कि थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म किसकी इक्वल है? 13 की इक्वल। T3 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू पता है? नहीं, वही तो निकालनी है। ए प्लस, इस केस में हमारे पास माइनस लिख देते हैं, -21। एन की क्या वैल्यू है? 3 - 1। T3 की वैल्यू क्या है? 13। परफेक्ट। ए -21 मल्टीप्लाई बाय 2। 13 इज इक्वल्स टू ए -42। क्या ए की वैल्यू अब आ जाएगी हमारे पास? 13 + 42 इक्वल्स टू ए। तो ए हमारे पास बन जाता है 50। क्या ये बात क्लियर है सबको? काम क्या था हमारे पास? डिफरेंस तो फौरन निकल आएगा। जब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन हो तो क्या डिफरेंस फौरन निकल आएगा? यस। काम किसके लिए करना पड़ेगा हमें? फर्स्ट टर्म के लिए। और फर्स्ट टर्म के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? सवाल में जो दो बातें गिवन हैं इनमें से कोई भी एक पिक कर लो। या तो थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 13 पिक कर लो, या फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू -8। क्या दोनों से ए की वैल्यू सेम आएगी? क्या कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? दोनों से ए की वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। क्लियर है? यहाँ तक कॉपी कर लो भाई। अच्छा अब एक दो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। अब क्या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अब उस पर हम आते हैं, ठीक है। ये सवाल थे जिसमें सिर्फ मैथ्स थी, ये सवाल थे जिसमें सिर्फ मैथ्स। भाई आम जिंदगी में भी तो कभी कभार हमें फेस करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। तो उससे रेलेवेंट सवाल करते हैं। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के आम जिंदगी में भी बहुत सारे यूजेस हैं, कोई बता सकते हैं? भाई आज डिसाइड किया मैंने जिम ज्वाइन करना, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मुझे होता है यार, मुझे ना हर दिन ट्रेडमिल पे 4 किलोमीटर वॉक करनी है, और मेरा एक इरादा बना हुआ है, मैं आहिस्ता आहिस्ता हर दिन अपने जो किलोमीटर्स हैं वो 0.5 से बढ़ाता रहूँगा, ठीक है। मैंने पहले दिन गया जिम, मुझे हुआ यार 4 किलोमीटर आज मुझे ट्रेडमिल पे वॉक करनी है, और हर दिन मैं 0.5 किलोमीटर बढ़ाता रहूँगा।
तो क्या मुझे तुम लोग बता सकते हो कि 28 डे पे मैं कितने किलोमीटर ट्रेडमिल पे वॉक करूँगा? जल्दी से बताओ, मुझे बताओ ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? पहले दिन मैंने क्या डिसाइड किया? 4 किलोमीटर, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 0.5। तो क्या मुझे एन की वैल्यू मैंने क्या मांगी अभी तुम लोगों से? 20 सवाल में दे दी गई, तो क्या बता सकते हो कितना? परफेक्ट हो गया। आ जाओ ऐसे सवाल देखते हैं फिर। अच्छा, पहले एक बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। मुझे बेसिकली इस केस में मुझे टी एन का एक्सप्रेशन चाहिए। एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें एक चीज़ अननोन हो सकती है। ये जो टी एन इजिकल्स टू के आगे हम लोग क्या लिखते हैं? ए प्लस डी एन माइनस 1 लिखते हैं ना। मुझे बेसिकली ये चीज़ चाहिए इस सवाल में। इसको रीड करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। नहीं नज़र आ रहा, आप आगे आ जाते हो, यहाँ पे है एक दो सीट खाली। ठीक है, मैं इसको और जूम इन करूँगा तो ये स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। क्या आ रहा है आपके पास ऑप्शन? ये आ रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? सिर्फ ए की वैल्यू मांग रहा हूँ, अभी आंसर नहीं मांग रहा मैं। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? डी की वैल्यू क्या है? +3 है -3 है? कैसे पता? बिल्कुल, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आगे का टर्म पुराने वाले टर्म से 3 ज़्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारे पास? +3। आओ इसको रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। अ सीक्वेंस स्टार्ट्स विथ 5। स्टार्ट्स विथ 5 का इसका मतलब पहली बात कंक्लूड हो गई, ए की वैल्यू 5 है। एंड ईच सब्सिक्वेंट टर्म इज 3 मोर देन द प्रीवियस टर्म। 3 ज़्यादा है, तो डी हमारे पास क्या हो जाएगी? वैल्यू +3। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द एंड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? क्या लिखा हुआ है? एंड टर्म। इसका मतलब एन सवाल में गिवन नहीं है, लेकिन एक ऐसा एक्सप्रेशन फॉर्म करना है जिसमें हमारे पास एन यूज हो रहा हो। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? डी की वैल्यू क्या है? +3। एन नहीं पता, एन को रहने देते हैं ऐसे ही। 5 + 3n -1। क्यों? देखो, एक चीज जो ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट की हर चीज से मल्टीप्लाई होगी। 3n से भी मल्टीप्लाई होगी, -1 से भी होगी, तो ये क्या बन जाएगी? -3n प्लस। अब इस एक्सप्रेशन का फायदा क्या है? n की वैल्यू 15 है, 3n + 2 में डाल देता हूँ, n की वैल्यू 15, तो मेरे पास फौरन आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू 7 है, n की जगह पे 7 डाल देता हूँ, मेरे पास फौरन आंसर आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इस फॉर्म को एक्सप्रेशन फॉर्म कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? खैर, सवाल का आंसर क्या बन रहा है हमारे पास? क्लियर है सबको? अच्छा, ये है बेसिकली जो तुम्हारे पास एग्जाम में किस तरीके से सवाल आते हैं, इस MCQ फॉर्म में आते हैं। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होंगे,
क्वेश्चन होगा और तुमने सिर्फ ऑप्शन का आंसर बताना है। वर्किंग बतानी नहीं है उसको, लेकिन खुद करनी पड़ेगी ना, ठीक है। बताना उसको नहीं है, लेकिन खुद करनी पड़ेगी। अच्छा, एक अकाउंटिंग का सवाल है, चलो दे देता हूँ तुम लोगों को। मतलब अकाउंटिंग का ऐसे सवाल नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग प्लस मैथ्स है ये। डेप्रिसिएशन तो कवर नहीं किया ना तुम लोगों ने अभी। चलो खैर, इसमें वो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, सवाल रीड करो, टेंशन नहीं लो, जिसने नहीं भी पढ़ा हो उससे भी हो जाएगा सॉल्व। इसमें एपीजीपी चाहिए सिर्फ। अच्छा, इनकी किसी से कॉपी ना भी हो तो टेंशन नहीं लेना, मैं जब इसकी पीडीएफ सेंड करूँगा ना तो फिर आप भले कॉपी कर लेना। मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ए फौरन निकल सकता है? नो। क्या यहाँ पे डी फौरन निकल सकता है? नो। अगेन नो। क्यों? कंसेक्यूटिव टर्म की वजह क्या? मुझे सेकंड टर्म पता है और फिफ्थ टर्म पता है, तो क्या कंसेक्यूटिव टर्म्स है? नहीं। तो फिर क्या तरीका होगा? क्या हुआ? ए लग रहा है, पक्का है क्या? मुझे ए और डी की वैल्यू तो बताओ, मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा। ए की वैल्यू क्या आ रही है? ए की तो यही होगी। डी की वैल्यू क्या है? 2 लाख। कैसे निकली? ठीक है, अच्छा तरीका है। सब ट्राई करो, ठीक है। एज अ चैलेंज इसको क्वेश्चन को लो, थोड़ी सी डिफरेंट एंगल से इस सवाल में। अच्छा, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? क्या ये जानना ज़रूरी है? नहीं, इस सवाल में ये जानना ज़रूरी है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। ये प्योरली मैथ्स का सवाल है। अच्छा, एक काम करो, इस क्वेश्चन को घर जाके सॉल्व करना, ठीक है। एज अ होमवर्क ये ले लो। और अदर देन दैट एक और मैं एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूं। देखो, हमारे पास जो क्लास होगी ना, उसके एंड पे अराउंड शाम के 7-8 बजे तक मैं उस क्लास से रेलेवेंट होमवर्क अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। देखो, अगर होमवर्क कंसिस्टेंटली करते रहोगे ना, तो ये अच्छा होगा कि नेक्स्ट क्लास में पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो मेरी हर क्लास के बाद शाम में 7-8 बजे तक कोशिश होगी मैं होमवर्क अपलोड कर लूँ। हाँ, अच्छा, वो मेन ग्रुप पे तो सब ऐड हो ना पीआरसी के। अब मैंने एक स्पेसिफिक ग्रुप अभी तक बनाया नहीं है, मैं बना दूंगा, ठीक है। और फिर उसी ग्रुप पे मैं सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कितने लोगों से सवाल हो गया तो सॉल्व हाथ खड़ा कर लो, और बाकी लोग घर पे ट्राई कर लेना उसको, ठीक है। फिर हम इसको कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सही है। हाँ, अच्छा, अब मैं तुम लोग से सवाल पूछता हूँ, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? वैसे किसी को पता है क्या होता है? ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। लेकिन क्या ये जानना जरूरी था इस सवाल के लिए? ठीक है, हम लोग यहीं तक रखते हैं क्लास को, फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे लेके चलेंगे। सारी चीज़ें क्लियर है? कोई किसी को मसला तो नहीं है? क्लियर है सब? आज हमने क्या पढ़ा है बेसिकली? क्या पढ़ा है हमने? आर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़ा है, लेकिन हम ऊपर आए ज़रा। सम कहाँ से पढ़ लिया हमने? आज रियलिटी चेक होगा,
कि हमने पढ़ा क्या यही नहीं पता तो फिर क्या पढ़ा है भाई, हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है? नंबर क्या लिखा हुआ है उस पर? 1 लिखा हुआ है, ठीक है। आज हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला पढ़ा और उसकी कुछ एप्लीकेशन देखी। इसको हम आगे जाके कंटिन्यू करेंगे, फिर हम सम पे आ जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है ऑनलाइन वालों, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली हम लोग कल ही रखेंगे। देखो होता ये यूजुअली कि ना अब्दुल्ला की होती है ना क्लास, तो फिर मैं नहीं रख पाता, क्योंकि वही टाइमिंग उसकी भी बनती है, वही टाइमिंग मेरी भी बनती है। वो भी ऑफिस सुबह उसको जाना होता है, मुझे भी जाना होता है, तो उसकी इन केस नहीं भी तो फिर मैं रख लूँगा। क्या अलग आंसर आ रहा है? अच्छा इस सवाल की बात कर रही हो, कोई मसला नहीं, इसको हम डिस्कस कर लेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, फिर आप बता देना क्या है, ठीक है।